हल्द्वानी शहर नैनीताल शिक्षण सत्र 2022-23 कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से संबद्ध इस कॉलेज में स्नातक कला संकाय द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य विषय में जो द्वितीय प्रश्न पत्र है 75 अंक का, उस 75 अंक के प्रश्न पत्र का नाम है नाटक एवं निबंध। और ये 75 अंक का जो प्रश्न पत्र है इसका अंक विभाजन कुछ इस तरह से है कि इसमें 6 व्याख्याएं आएंगी, जिसमें से आपको 3 व्याख्याएं करनी होंगी और 7 नंबर की एक व्याख्या होगी सत्यानिक 21 तथा 8 प्रश्न आएंगे लघु उत्तरी, जिसमें से आपको 4 करने होंगे। 6 नंबर की एक व्याख्या होगी 6 को 24 और दीर्घ उत्तरी जो विवेचनात्मक प्रश्न होते हैं वो 4 आएंगे। 4 में से 2 करने होंगे। 15 नंबर का एक प्रश्न होगा 15 दूनी 30, तो 30, 24 और 21 जोड़ के 75। ये 75 अंक का आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है। इसका नाम है नाटक एवं निबंध और इसमें जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी, 4 एकांकी जिनका संपादन प्रोफेसर DS पोखरिया जी ने किया है और कुछ निबंध है। ये इस प्रश्न पत्र का नाम है। हम नाटक सबसे पहले इस पर चलते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में जो नाटक है उसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में छायावाद के न केवल प्रवर्तक हैं वरन पोषक भी हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद के जो स्वर्णिम स्तंभ हैं उनमें हम बड़े सम्मान के साथ इन 4 स्वर्णिम स्तंभों का नाम लेते हैं। प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत जी, सुमित्रानंदन पंत जी और महादेवी वर्मा। ये जो चारों का हम ये कहते हैं कि ये छायावाद के स्वर्णिम स्तंभ हैं। प्रसाद जी का जो जीवन काल है वो 1889 से लेके 1937 तक का है और निराला जी 1897 से लेकर के 15 अक्टूबर 1961 तक है। सुमित्रानंदन पंत जी 20 मई 1900 ईस्वी से लेकर के 1977 तक का है और महादेवी वर्मा जिनका जीवन काल 1907 से लेकर के 1987 तक है। अब हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बात करें कि जैसा कि मैं आपसे अभी कह रहा था कि ये छायावाद के न केवल प्रवर्तक हैं वरन पोषक भी हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जो लेखन है और जो उनका लेखन का क्षेत्र है, रचनाएं हैं, अगर हम संक्षिप्त में इस पर बात करें तो सबसे पहले थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, यानी कि उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो कृतित्व है, इसके बारे में। क्योंकि ध्रुव स्वामिनी नाटक हमारे पाठ्यक्रम में है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी नाटक के साथ साथ हमें प्रथम प्रश्न पत्र में भी इनकी कविताएं, अन्य कक्षाओं में भी इनकी कविताएं, इनकी रचनाएं, क्योंकि इनका बहुत बृहद रचना संसार है, हमें प्रसाद जी के बारे में आधारभूत कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि 1889 से लेकर 1937 तक का जो समय है वो लगभग 48 साल का है, 50 साल से कम की उम्र का है। और जयशंकर प्रसाद का जो लेखन है, अगर हम उनके जन्म से लेकर के उनके अंतिम दिवस तक की यात्रा पर दृष्टिपात करें तो हम ये पाते हैं कि जयशंकर प्रसाद जो एक हिंदी साहित्य में, अगर हम आधुनिक साहित्य की बात करें, आधुनिक हिंदी काल में भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग और द्विवेदी युग के बाद छायावादी युग,
और छायावादी युग में भी जो उसका काल निर्धारण किया गया है, जैसा कि हमने भारतीय हिंदू युग को 1800 से लेकर 1900 ईस्वी तक कहा, फिर द्विवेदी युग को 1900 से 1920 तक कहा, 1820 के आसपास, और उसके बाद फिर 20 से लेकर के 36 तक हमने छायावादी युग कहा। इसके बाद प्रगतिवाद का युग आ जाता है। खैर, हम छायावाद की बात कर रहे हैं, तो छायावाद का काल निर्धारण और प्रसाद जी के जन्म के और रचनाओं के आलोक में हम उस बात को यहाँ पर करने जा रहे हैं कि पहली बात, जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वो बनारस के सुघनी साहू परिवार में उनका जन्म हुआ। मूलतः थे तो वो गाजीपुर के, लेकिन किसी व्यापार के सिलसिले में काशी आए और काशी में आकर के रह गए, रम गए। उनके बाबा, उनके पिताजी, और काशी की आबो हवा उन्हें कुछ इस कदर रमी कि वह काशी का पर्याय बन गए। क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति का परिवार था, तो बाबा बैद्यनाथ झारखंड से लेकर के जो ज्योतिर्लिंग है उनका उन्होंने यात्रा भ्रमण किया था अपनी माताजी के साथ। संभवतया वही संस्कार अचेतन मन पर उनके जीवन में पड़े, जो बाद में उनकी साहित्य रचनाओं में देखने को मिलते हैं। और बाबा बैद्यनाथ जी के आशीर्वाद से ही इनको परिवार में उपलब्धि माना गया, इसलिए इनका नाम शंकर रखा गया। बचपन में झारखंडे भी इनको कहा जाता था। बाद में जब साहित्यिक चेतना विकसित हुई तो उनने अपना नाम जयशंकर रख लिया। कक्षा 8-7 तक की कक्षा इनको औपचारिक रूप से मिल पाई, और जीवन में जो कष्ट था, 12वें वर्ष में पिताजी का देहांत हो गया, 15वें में इनकी माताजी का देहांत हो गया, 16वें-17वें में बड़े भाई साहब शंभू रतन जी का देहांत हो गया। यानी कि वो जो सारी आपदाएं विपदाएं होती हैं, वो एक जिम्मा वो इनके सर पर आन पड़ा। औपचारिक शिक्षा 7 तक की हो पाई, उसके बाद घर में ही स्वाध्याय किया। और 1889 से लेकर के ये जो 1937 तक का समय है, अगर हम देखें तो 15-20 साल तो यूं ही निकल जाते हैं बचपने में। तो अगर हम 20 साल की उम्र देखें तो 1909 के आसपास इनको 20 साल होते हैं। और ये वो दौर था जब 1905 में बंग भंग हो के आसपास लॉर्ड कर्जन बंग भंग हो चुका था। इधर महात्मा गांधी का भारत में आगमन होता है 1915 में। हम उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप अगर देखें तो ये पाते हैं कि प्रसाद जी के व्यक्तित्व पर उस समय की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का क्या प्रभाव था। चूँकि साहित्य समाज का दर्पण है, और साहित्यकार समाज से प्रभावित होता है और समाज साहित्य से प्रभावित होता है। प्रसाद जी का जो लेखन है वह किसी एक सीमित दायरे में बंधा हुआ नहीं है। आप अगर देखें, उन्हें एक निश्चित फ्रेम में बांध करके नहीं देखा जा सकता है। आप उन्हें कवि ही कवि नहीं कह सकते हैं, या नाटककार ही नाटककार नहीं कह सकते हैं, कहानीकार या उपन्यासकार ही उपन्यासकार नहीं कह सकते हैं। उनका व्यक्तित्व इतना बहुमुखी प्रतिभा लिए हुए है कि इस छोटे से जीवन काल में, जैसा कि हम जानते हैं, उन्हें राजयक्षमा रोग हो गया था, जिसको तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, उससे उनकी मृत्यु हो गई। इस छोटे से समय में लगभग उनका जो लेखन रहा वो 25-30 साल का रहा है। इस 25 साल के अंदर उनका जो लिखने का क्षेत्र है, आप देखिए कितना व्यापक और विशाल है, कि उन्होंने जो इस छोटे से समय में 25-30 साल के अंदर लिखने का कार्य किया, वह समकालीन अन्य रचनाकारों और न केवल हिंदी साहित्य वरन भारत की अन्य भाषाओं का साहित्य तथा उस समय के यूरोप के साहित्य में भी जो रचनाकार हुए, उन सब की दृष्टि से आप देखें, इतने कम समय में इतने श्रेष्ठ स्तर का साहित्य लिखने का जो कार्य किया है वह प्रसाद जी ने किया है। जैसे यूँ तो उनकी कीर्ति पताका के लिए एकमात्र ग्रंथ पर्याप्त है, जिसका नाम है कामायनी। यह महाकाव्य से सुशोभित है, 15 सर्गों में विभक्त है। श्रद्धा और मनु की कहानी से प्रारंभ होकर के सृष्टि की वार्ता को करने वाला यह साहित्य प्रसाद की कल्पना, प्रसाद की लेखन क्षमता, प्रसाद की गुरु गंभीर प्रतिभा
और उनकी मौलिकता को दर्शाता है। जो छायावाद की विशेषताएं हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि छायावादी काव्य में जिस रहस्यवाद की प्रधानता है, छायावादी काव्य में जिस मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रभाव देखने को मिलता है, छायावादी काव्य में राष्ट्रीयता और नारी के महत्व का जो चित्रण और वर्णन किया गया है, और छायावादी काव्य में जो व्यक्तिवादी भावना और अतिशय भावुकता, इन सब को केंद्रित करने का प्रयास किया गया है। प्रसाद के साहित्य में महाकाव्य के संदर्भ में विशेष तौर पर यहाँ देखने को मिलता है श्रद्धा और मनु की कहानी के द्वारा। और लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि देखिए, इस महाकाव्य के द्वारा न केवल हमें प्रसाद की प्रतिभा का परिचय होता है, वरन अपने अतीत का भी हमें परिचय होता है। जो प्रसाद के लेखन की प्रमुख विशेषताओं में एक विशेषता ये है कि भारतीय इतिहास संस्कृति का गुणगान करना, अपने अतीत के गौरव को समझना और आने वाली पीढ़ी को उस गौरवमयी वार्ता का चित्रण वर्णन करना, जिससे कि वह अपने अतीत पर स्वाभिमान कर सके और आने वाले समय में उसको बनाए रख पाए। इसके अतिरिक्त महाकाव्य के बाद अगर कविताओं के क्षेत्र में देखें, उनका जो काव्य संग्रह है, हम सभी परिचित हैं। आंसू और लहर, ये दो काव्य संग्रह ऐसे हैं जो वियोगी प्रेमियों का कंठहार है। आंसू जो रचना है, प्रसाद के हृदय की गहराइयों से निकली हुई भावनाओं का वह उदात्त तरंग स्वरूप है कि पाठक एक बार जब इसको में पढ़ने के लिए बैठता है तो इसमें तन्मय हो जाता है, डूब जाता है। चित्राधार, करुणालय, कानंद कुसुम, प्रेम पथिक और झरना, ये काव्य संग्रह हैं, न मात्र एक कविताएं हैं वरन काव्य संग्रह हैं। अब इसके अलावा कहानियाँ भी आपने लिखी हुई हैं। आप लोगों ने विगत कक्षाओं में पुरस्कार कहानी पढ़ी होगी, और छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आंधी, और आपके पाठ्यक्रम में यहाँ कहीं आकाशदीप कहानी है। और न केवल कहानी वरन प्रसाद जी की कलम से उपन्यास, आप देखिए एक रचनाकार किन अलग अलग विधाओं में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहा है। हिंदी साहित्य जगत इनकी रचनाओं का, इनके व्यक्तित्व का ऋणी है कि जो तितली, कंकाल और इरावती, ये उपन्यास तीसरा वाला तो अधूरा है, ये उपन्यास आपने लिखे। और साथ ही एक निबंध जो काव्य और कला के नाम से है, वो भी प्रसाद जी के नाम पर हम जानते हैं कि उन्होंने उसकी रचना की है। जयशंकर प्रसाद का जो रचना संसार है, आप सहजता से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से एक छोटे से जीवन काल में प्रसाद जी ने महाकाव्य, काव्य संग्रह, कहानी, उपन्यास और निबंध जैसी हिंदी साहित्य की विविध विधाओं पर समान रूप से लेखनी चला करके हिंदी साहित्य को पल्लवित और पोषित किया है। कितना अपार उनका रचना संसार है, और उनकी कल्पना और उनका चिंतन, उनका मंथन, मनन और लेखन, यह इस उच्च स्तर का है कि आज भी वह न केवल हिंदी साहित्य वरन भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त विश्व के अन्य साहित्यकारों के बराबर अपनी लेखनी के द्वारा अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं। प्रसाद जी की लेखनी है कि प्रसाद जी जो छायावाद के पर्यायवाची बन चुके थे, उन्हीं का ये नाटक आपके पाठ्यक्रम में जो ध्रुव स्वामिनी के नाम से है, इसकी रचना 1933 के आसपास हुई। और प्रसाद जी का जो लेखन है, इस लेखन में ध्रुव स्वामिनी नाटक आपके पाठ्यक्रम में है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि प्रश्नों के उत्तर का विभाजन आपका किस तरह से रहेगा, 75 अंक, उसको समझते हुए एक बार फिर ध्यान देंगे कि ध्रुव स्वामिनी जो आपका नाटक है, इसमें से एक व्याख्या आएगी और एक या दो लघुत्तरी प्रश्न आएगा 4 नंबर का, 7 नंबर की व्याख्या, 4 नंबर का लघुत्तरी प्रश्न और एक 15 नंबर का दीर्घोत्तरी प्रश्न होगा जो वैकल्पिक होगा। यानी कि 15, 4, 19 का 20, 26 अंक का लगभग इसमें से आपका प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा। और न केवल प्रश्न पत्र में, BA स्तर की कक्षाओं में आप चाहे
आईएएस पीसीएस की परीक्षा दें या कंपटीशन में सामान्य ज्ञान की परीक्षा दें, आपको इससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक बातें अवश्य पूछी जाएंगी, क्योंकि मेरे पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग मुझे आपको कक्षा में बोलना है और आपको परीक्षाओं की दृष्टि से तैयार करना है, जीवन की दृष्टि से भी तैयार करना है। लेकिन आपको अगर तकनीकी रूप से पता होगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने नंबर का है, तो मैं इसलिए इसका उल्लेख कर रहा हूँ। अब प्रसाद जी ने जो नाटक लिखे हैं, उनका जो नाट्य संसार है, उन्हें तो लगभग 14 नाटक लिखे हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ध्रुव स्वामी को पढ़ रहे हैं तो ध्रुव स्वामी नाटक ही लिखा है। 14 नाटक लिखने वाले प्रसाद जी, जो ये जो रचना काल, जो ये ध्रुव स्वामी नाटक है, ये तो 1933 का है। और मैंने आपसे कहा कि 1937 में तो उनकी मृत्यु हो गई। 1936 में प्रेमचंद जी की मृत्यु हुई, 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। अब प्रसाद जी का जो ध्रुव स्वामी नाटक है, इससे पहले अगर आप देखें 1910-11 में उनका जो नाटक आता है, सबसे पहले वो सज्जन है। फिर 1912 में प्रायश्चित नाम का नाटक है। 1912 में ही फिर करुणालय नाटक है। और फिर 1913 में कल्याणी परिणय नाटक है। एक नाटक यशोधवर्मन देव या प्रकाशित है। फिर 1915 में राजश्री नाटक आता है। 1921 में विशाख नाम का नाटक आता है। 1922 में अजात शत्रु आता है। 1923 ईस्वी में जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक आता है। 1923-24 में कामना नाम का नाटक आता है। 1928 में ये स्कंदगुप्त नाटक आता है। फिर 1928 में चंद्रगुप्त नाटक आता है। और फिर एक बार 1929 में एक घूंट, और तब 1933 में नाटक आता है जिसका नाम है ध्रुव स्वामिनी। अब ये ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस पर हम चर्चा करें इससे पहले हमें इस बात को समझना अनिवार्य है कि प्रसाद जी का जो ये नाटक है, जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है, इस नाटक को जब 1933 में इसका प्रकाशन हुआ तो हमें ये समझना बहुत अनिवार्य है कि प्रसाद जी पर जिन बातों का प्रभाव पड़ा, जिस प्रेरणा से प्रेरित होकर के उनने इस साहित्य का सृजन किया, जो आज हमारे पाठ्यक्रम के रूप में है, जिसके द्वारा हम प्रसाद जी को याद कर रहे हैं ध्रुव स्वामी नाटक को पढ़ते हुए, उसको समकालीन सरोकारों से कैसे जोड़ पा रहे हैं। चूँकि ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रश्न का उत्तर दे करके ही हम इससे बच नहीं सकते हैं। यदि हमें सांगोपांग रूप से उस विषय में लेखक की और लेखक की रचना और रचनाओं के बारे में, तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में, उद्देश्य और लक्ष्य के बारे में जब तक हमें स्पष्ट नहीं होगा, तब तक हम गहनता से उस विषय को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए आपकी कक्षा के अनुरूप आपको आधारभूत बातों को समझना अनिवार्य है। जैसे ये जो नाटक है, नाटक से जुड़े हुए कुछ और प्रश्न भी आपके पास आ सकते हैं। जैसे नाटक किसे कहते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में ड्रामा कहते हैं। संस्कृत में तो नाटकों की एक बहुत लंबी परंपरा रही है। आपके महाकवि कालिदास, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालिकाग्निमित्रम जैसे नाटक लिखे। और अंग्रेजी में तो शेक्सपियर के नाम के कहने ही क्या हैं। ऐसे हिंदी में भी प्रसाद जी का नाम इसी श्रेणी का नाम है। तो नाटक का अर्थ क्या है और नाटक की परिभाषा क्या है, नाटक के तत्व कितने होते हैं पाश्चात्य विधा के अनुसार, भारतीय संस्कृत साहित्य के अनुसार, हिंदी साहित्य के अनुसार, और नाटकों की विकास यात्रा, उद्भव, इन तमाम बिंदुओं पर भी छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, जिसको आने वाले समय में हम क्रमशः स्पष्ट करते हुए चलेंगे। अब चूँकि नाटक के लिए यदि आपने आचार्य भरत मुनि की परिभाषा को सुना हो, जिनने नाट्यशास्त्र लिखा, और नाट्यशास्त्र को उन्हें पंचम वेद कहा, विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद रस निष्पत्ति है। विभाव अनुभाव के मिलने से ही रस की उत्पत्ति होती है। या काव्य से नाटकम रम्यम। तो नाटक, कहीं पर आपने पढ़ा होगा कि जीवन ऐसे जियो कि जैसे अभिनय कर रहे हों, अभिनय ऐसे करें कि जैसे जीवन जी रहे हो। तो जीवन तो एक नाटक है, संसार महारंगशाला है, इस नाट्यशाला के हम कठपुतली पात्र हैं। तो नाटक को समझने के लिए उसके तत्व, अर्थ, उद्गम, परिभाषा, विशेषताएं, वर्गीकरण, प्रकार आदि को भी समझना संक्षिप्त में आपके लिए अनिवार्य होगा, जिससे हम आगे क्रमशः अलग अलग व्याख्यान की सीरीज में ऑनलाइन या ऑफलाइन के रूप में लेते आएंगे। अब
नाटक में जो अर्थ प्रकृति है, उसके बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य, और उसकी जो कार्य अवस्थाएँ हैं, प्रारंभ, प्रयत्न, नियताति, प्राप्तासा, प्रारंभ, प्रयत्न, पर्याप्तासा, नियताप्ति और फलागम, और उसके बाद जो उसकी संधियां हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन, इस आधार पर एक ग्राफ चलता है। और प्रसाद के नाटकों में जब हम 1933 में ध्रुव स्वामी के संदर्भ में देखते हैं तो हमें ये समझना अनिवार्य है सबसे पहले कि जब 1915 में महात्मा गांधी भारत आए तो दो बिंदुओं का आप ध्यान रखेंगे। एक तो छायावाद का जो समय है वो हमने 1920 के बाद माना और 1936 तक माना। ये 20 का ये वो समय है कि जब 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया था और 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, और हमारा ये जो समय है 1920 से लेकर के 1936 तक का, ये 1920 से लेकर 36 तक का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो घटनाएं बड़ी होती हैं। प्रथम विश्व युद्ध हो गया, खत्म हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध होने की शुरुआत थी और पृष्ठभूमि बन रही थी और लीग ऑफ नेशन बन के भंग हो चुका था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि साहित्यकार समाज में रहता है, समाज की घटनाओं का चित्रण करता है, समाज से प्रभावित होता है और समाज के लिए लिखता है। उसका उद्देश्य क्या होता है, हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि काव्य यशसे कृते, यानी कि कविता का उद्देश्य लिखना क्या है, अपनी संतुष्टि के लिए, धनोपार्जन के लिए, समाज सुधार के लिए, किसके लिए, कांता सम्मित उपदेशे कहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ये दो प्रमुख घटनाएं थी जिसका प्रभाव जागरूक लोगों पर, जो साहित्यकार युग सृष्टा है, युग दृष्टा भी होता है, उन लोगों पर पढ़ना लाजमी था और प्रसाद का लेखन इस संदर्भ में विशेष तौर पर स्मरणीय है। दूसरी जो प्रमुख बात राष्ट्रीय स्तर पर घटित हो रही थी वो क्या थी, वो बात ये थी कि सबसे पहले 1915 में महात्मा गांधी जी का भारत में आगमन हो गया था और 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ, इधर चौरा चौरी हुआ, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, इधर 31 में 23 मार्च को भगत सिंह जी को फांसी हो गई। और चूँकि वहाँ जहाँ पर से छायावाद की जड़ पड़ना शुरू हुई, द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता के खिलाफ जब छायावाद प्रारंभ होता है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू होकर खत्म होता है और इधर महात्मा गांधी का भारत पर आगमन है और उधर बीच में ये घटनाएं घटती हैं, लीग ऑफ नेशन बनता है, भंग होता है और साथ में राष्ट्रीय स्तर पर नरम के साथ साथ गर्म पंथियों का बोलबाला शुरू हो गया था। तो कलम पंथी भी अपने साहित्य से रचना कर रहे थे। छायावाद के रूप में प्रसाद ने जिन नाटकों को लिखा उन पर भारतीय संस्कृत साहित्य इतिहास की गौरव गरिमा का गुणगान करने का जो प्रभाव देखने को मिलता है, एक तरफ देश और समाज में घटनाएं घट रही थी और प्रसाद अपनी लेखनी के द्वारा भारतीय साहित्य को इतिहास के गौरव गरिमा गुणगान से चित्रित करते हुए आने वाली नस्लों को संदेश देना चाह रहे थे। इस दृष्टिकोण से जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है, अगर मैं ये कहूँ कि आज के संदर्भ में ध्रुव स्वामिनी नाटक की प्रासंगिकता क्या है, क्योंकि यह एक महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ प्रश्न है जिसको वुमन एम्पावरमेंट कहते हैं, जिसको विभिन्न सरकारें बार बार केंद्रित चित्रित करती रहती हैं। समाज में जागृति और चेतना फैलाने के लिए हम लोग तरह तरह के कार्य करते हैं, क्योंकि हमारी आधी आबादी का सच जो है वो महिलाएं हैं और सृष्टि पुरुष और महिला के मिलने से चलती है, बनती है। हम किसी एक को कम मान करके उसके महत्व को कम नहीं कर सकते हैं। प्रसाद ने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को एक नाटक के द्वारा, ठीक है साहित्य में थोड़ा कल्पना का मिश्रण होता है, उसमें यथार्थ का सम्मिश्रण होता है, उस बिंदु को तब रख दिया। आज भी नारियों के बारे में हमारी क्या सोच है, महिलाओं के प्रति क्या हम न्याय कर पा रहे हैं, क्या उनका उत्पीड़न और शोषण अभी भी जारी है, क्या उनको हम समान रूप से शिक्षा, समानता और आदि अधिकारों से पूर्ण रूप से उनको पोषित कर पा रहे हैं। जयशंकर प्रसाद एक दूरदृष्टि के रचनाकार थे। यूँ तो उनके अन्य रचनाओं में भी आप चंद्रगुप्त में, स्कंदगुप्त में या उधर कल्याणी, इन तमाम कोमा, मंदाकिनी, देवसेना, ध्रुव स्वामिनी, ये जितनी भी नायिकाएं उनके नाटकों में आई हैं वो कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति, भारतीय नैतिकता, भारतीय दर्शन और आध्यात्म के मूल्यों से परिपूरित एक ऐसे नारी को चित्रित करती हैं जिसमें बाह्य सौंदर्य नहीं, आत्मिक सौंदर्य और आंतरिक सौंदर्य का बोलबाला है। प्रसाद भारतीय नारी की उस आंतरिक सौंदर्य से, सत्यम शिवम सुंदरम की चरम सीमा को स्पर्श करता है, उसका चित्रण करते हैं। क्या है वह आंतरिक सौंदर्य? वह आंतरिक सौंदर्य क्या है जिसको हम सामान्य शब्दों में कहते हैं, आप रूप की कमी को गुणों से पूरा कर सकते हैं,
लेकिन गुणों की कमी को रूप से पूरा नहीं कर सकते हैं। ये जो गुण हैं, ये जो नैतिकता है, अब ऐसा कहने में कुछ और अर्थ भी निकल आते हैं, इसलिए इसको व्यापक अर्थ में देखने की आवश्यकता है कि जो भारतीय नारी के चरित्र की उदात्तता और उसको भारतीय संस्कृति में श्रेष्ठता प्रदान करने का कार्य किया है, वह किया है उसके जो आंतरिक गुण हैं, दया, माया, सहिष्णुता, बंधुत्व, ममता, स्नेह, सहनशीलता, समता, और इन सब के अतिरिक्त नारी के जो आंतरिक गुण हैं, वो विशेषताएं जो भारतीय नारी को उस उदात्त मंच पर सम्मानित करती हैं, विश्व मंच पर उसको सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, मार्गदर्शक, एक आदर्श जीवन संगिनी, वो चाहे युद्ध के क्षेत्र में हो या बुद्ध के क्षेत्र में हो, ज्ञान के क्षेत्र में हो या धर्म के क्षेत्र में हो, आध्यात्म के क्षेत्र में हो या शास्त्रार्थ के क्षेत्र में हो, भारतीय नारी ने अपनी प्रतिभा से विश्व मंच पर अपने व्यक्तित्व का झंडा गाड़ा है। प्रसाद का उद्देश्य भारतीय नारी की उस चित्र को विश्व के पटल समक्ष रखना था कि जो भारतीय नारी को सम्मान का पात्र बनाता है, जिसमें नग्नता, फुहड़ता, भदेशपन और तथाकथित आधुनिकता, वहाँ आधुनिकता विचारों की है, कपड़ों की नहीं। वहाँ आधुनिकता आपकी गहन भावनाओं की है, वहाँ आधुनिकता दिखावे की नहीं है। प्रसाद नारी के अंदर, भारतीय नारी के अंदर उस आदर्श प्रतिमूर्ति को स्थापित करने के लिए कृत संकल्प हैं, जो यह दर्शाते हैं कि भारतीय नारी यूं ही पूजनीय नहीं है। रमन्ते तत्र देवता, उसके बारे में यूं ही नहीं कहा गया है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के द्वारा लेखक ने किंचित कल्पना का सम्मिश्रण करके अपनी भावना को इस तरह केंद्रित करना चाहा है कि भारतीय नारी का गुणगान हो सके और साथ में वह इस रूप में चित्रित हो सके कि उसके साथ जो मध्यकालीन मानसिकता थी वह न हो। और इसमें लेखक एक सीमा तक नहीं, बहुत हद से भी आगे तक सफल सिद्ध हुए हैं, क्योंकि जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी, यह एक नायिका प्रधान नाटक है और इस नाटक की नायिका का नाम ही ध्रुव स्वामिनी है। ये गुप्त काल की उस यश गाथा से ली गई एक कहानी का अंश है, जिसमें लेखक ने अपनी कल्पना का समावेश करके कुछ मणिकांचन संयोग के द्वारा इस तरह प्रस्तुत की है कि नाटक 3 अंकों में है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। केंद्र में जो है शकराज का शिविर है। गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त, मैं कथावस्तु संक्षिप्त में आपके सामने रख रहा हूँ कि नाटक के केंद्र बिंदु को समझने के लिए आपको कथा के सारांश को समझना अनिवार्य है, जिसको हम पाश्चात्य नाट्य विधा के जो तत्व हैं, कथानक या कथावस्तु, पात्र चरित्र चित्रण, देश काल परिस्थिति एवं वातावरण, कथोपकथन या संवाद, भाषा शैली, उद्देश्य, रंगमंच या अभिनेता, और भारतीय नाट्य कला के अनुसार वस्तु, नेता और रस, इसके तत्व हैं। तो पहला तत्व कथा वस्तु है, जिसमें राजा समुद्रगुप्त जब युद्ध में दूसरे राजा को हरा देते हैं तो वहाँ की राजकुमारी ध्रुव स्वामिनी को हारा हुआ राजा उपहार स्वरूप दे देता है। और समुद्रगुप्त अपने राज्य में आने के बाद मृत्यु से पूर्व अपने, उनके 2 पुत्र हैं, रामगुप्त और समुद्रगुप्त, और बड़ा पुत्र रामगुप्त है और छोटा गुप्त चंद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र हैं, बड़ा पुत्र रामगुप्त और छोटा पुत्र आपके चंद्रगुप्त हैं, जो कि इस नाटक का नायक भी है, क्योंकि ये जो नाटक है वह नायिका प्रधान है। अब रामगुप्त बड़ा पुत्र जरूर है समुद्रगुप्त का, लेकिन वह आलसी है और विलासी है और नक्कारा भी है। तो इसलिए रामगुप्त को समुद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी को न दे करके चंद्रगुप्त को दे देते हैं, और चंद्रगुप्त से ही ये कहते हैं कि तुम राज्य का आगे संचालन करना, क्योंकि रामगुप्त जो है आलसी और विलासी है। लेकिन रामगुप्त दुष्ट और धूर्त भी है। वह चंद्रगुप्त से
सत्ता प्राप्त करना चाहता है। चंद्रगुप्त संस्कारी है और चंद्रगुप्त इसलिए उसको अपना बड़ा भाई समझ करके राज्य भी दे देता है और साथ में जो वागदत्ता पत्नी ध्रुव स्वामिनी उनके पिता के द्वारा उनको दी गई थी, उस युग की बात है, इसलिए हमें इसको समझना होगा, वह वागदत्ता पत्नी भी और रामगुप्त को दे देते हैं। लेकिन रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त करने के बाद भी चंद्रगुप्त के प्रति संदिग्ध है और बराबर सावधान रहता है कि कहीं ध्रुव स्वामिनी अभी भी चंद्रगुप्त के प्रति आकर्षित तो नहीं है, और वास्तव में सत्य यही है, तो वह पहरा बिठा देता है। अब ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त के आलसी, बिलासी और भोग विलास अय्यासी करने वाले चरित्र से परेशान है, क्योंकि वह राजकुमारी तो है कहीं ना कहीं की, उपहार स्वरूप आई है। इस बीच में द्वितीय अंक में क्या होता है, जो नाटक का दूसरा अंक प्रसाद ने लिखा है, द्वितीय अंक के अंतर्गत रामगुप्त मदिरापान करते हुए भोग विलास में कनक कामिनी के मध्य में मग्न है और शकराज हमला बोल देता है रामगुप्त पर। और जब रामगुप्त मद्यपान कर रहा है, उसके सैनिक प्रतिहारी उसको आकर के सूचना देते हैं कि महाराज शकराज ने हमला बोल दिया है, और शकराज ने हमला बोल दिया है तो युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। तो रामगुप्त युद्ध के लिए कहाँ तैयार थे, वो तो मदिरा में मदमस्त थे। ऐसी परिस्थितियों में एक प्रस्ताव आता है। प्रस्ताव यह आता है कि अगर शकराज ये प्रस्ताव भेजता है, अगर रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी का समर्पण कर दे तो वह उस पर हमला नहीं बोलेगा। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। रामगुप्त इस पर स्वीकार कर लेता है कि हाँ, ध्रुव स्वामिनी को वहाँ भेज दो, मतलब हमें लड़ना नहीं है। ध्रुव स्वामिनी बहुत मन्नतें करती है, निवेदन करती है, प्रार्थना करती है कि क्या नारी उपहार की वस्तु है, क्या नारी का अपने जीवन पर कोई अधिकार नहीं है, ऐसा मत करो। एक बार मुझे उपहार में यहाँ दिया गया है, यहाँ से आगे दे दिया, मेरा जीवन पशुओं से भी निम्न है क्या, ऐसा न करें। ऐसा करने से मेरे स्वाभिमान की, मेरी इज्जत की क्या स्थिति रहेगी, मैं राजकुल की मर्यादा हूँ। और वो बहुत निवेदन करती है कि उसको उपहार स्वरूप जो है शकराज के शिविर में न भेजा जाए। लेकिन रामगुप्त है जो मदिरापान में मस्त है, तो इसलिए इस बात से कुपित होकर के ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त को क्लीव शब्द कहती है। क्लीव, क्लीव का मतलब है कि वह नपुंसक है। वास्तव में यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाता है तो कम से कम भारतीय ताने बाने के दृष्टिकोण से तो उसको यही कहा जा सकता है। पति मतलब होता है रक्षक, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे सभापति हो या महीपति हो, पति मतलब रक्षक। और वो पति जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पा रहा है, उसको उपहार स्वरूप शत्रु के शिविर में भेजना चाहता है, तो उसकी पत्नी उसके प्रति सम्मान का भाव कैसे रख सकती है। लेकिन जब इस बात का ज्ञान और भान चंद्रगुप्त को होता है तो वह लहू तड़प उठता है। और चंद्रगुप्त अपने स्वभाव और चित्र और चरित्र के अनुसार यह कहता है कि क्या राजकुल की लक्ष्मी शत्रु के शिविर में उपहार स्वरूप भेजी जाएगी, ये उसे स्वीकार नहीं होगा जीते जी। और परिणाम यह होता है, वह कहता है कि मैं स्वयं ध्रुव स्वामिनी बन करके शकराज के शिविर में जाना चाहता हूं। और जो शिखर स्वामी है, जिसने चंद्रगुप्त की वागदत्ता पत्नी ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त के साथ जाने की व्यवस्था दी थी, वही शिखर स्वामी यह कूटनीति पूर्वक रामगुप्त को मंत्रणा देता है कि वो सोचता है एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, दोनों रास्ते से हट जाएंगे, निष्कंटक राज्य करेंगे। वो ये सलाह देता है कि हाँ, चंद्रगुप्त को भेज दो। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी बन करके स्वतः ही अपने आप जाता है। और होता यह है कि आप स्वतः एक सजग पाठक होने के नाते नाटकों का मतलब लिख करके अलमारी में बंद कर देने या पढ़ने के लिए नहीं होते हैं। नाटक इसलिए बने होते हैं, उनका मंचन किया जाए, आनंद लिया जाए। आज की दौड़ती भागती ज़िंदगी में व्यक्ति जो ये धारावाहिक देख रहे हैं 30 मिनट के, एक समय वो था जब 3-3 घंटे बैठ के लोग धारावाहिक नहीं नाटक देखते थे, समय था। आज आधुनिक तकनीकी के संसाधनों और संयंत्रों ने समय छीन लिया है, मनोरंजन का स्थान गौड़ हो गया है, मनोरंजन है भी तो तनाव भरा है। तो ऐसे समय में आप देखें, चंद्रगुप्त जो ध्रुव स्वामिनी बन के जाना चाह रहा है, तो सहज ही है कि सुंदर होगा, आकर्षक होगा, सुंदर डिलडोल होगा, यानी कि वो नारी का रूप धारण कर रहा है। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी का रूप धारण करके डोली पालकी में बैठ करके शकराज के शिविर की ओर प्रस्थान करता है। और वास्तविक ध्रुव स्वामिनी भी उसके साथ कहती है, मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दे सकती हूँ, मैं भी चलूँगी।
इस तरह से सैनिक ध्रुव स्वामिनी को और चंद्रगुप्त जो ध्रुव स्वामिनी बना हुआ, दोनों को लेकर सकराज के शिविर में जाता है। सकराज की प्रेमिका का नाम कोमा है। वहाँ गीत चला है। प्रसाद के नाटकों की विशेषता है और चंपू साहित्य में होते हैं, बीच में गीत भी उसमें होते हैं, कवि हृदय संपन्न है। और जब वो सूचना मिलती है कि ध्रुव स्वामिनी स्वयं मिलने के लिए आई है, तो सकराज को पहले अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि दो ध्रुव स्वामिनी कैसे आ गई। और इतने में वास्तविक ध्रुव स्वामिनी और कृत्रिम ध्रुव स्वामिनी दोनों को देख करके वह पहले चमत्कृत होता है, आश्चर्यचकित होता है। भ्रम और संशय आशंका के बादल उसको घेर लेते हैं। इस बीच में वो क्या करता है कि अचानक वास्तविक रूप में प्रकट होकर चंद्रगुप्त सकराज का वध कर देता है। सकराज के वध की इस वीरता को देख करके चंद्रगुप्त के प्रति ध्रुव स्वामिनी मन ही मन उसको अपना सर्वस्व समर्पित कर बैठती है और उसको अपना पति स्वीकार कर लेती है। इस बीच में जब सकराज के वध की सूचना तृतीय अंक में रामगुप्त को मिलती है, महाराजा धीराज श्रीमान रामगुप्त जी मिलना चाहते हैं और वह छल पूर्वक यहाँ चंद्रगुप्त को बंदी बनाना चाहते हैं खिंगिल देव आदि से कह करके। लेकिन इस बीच में जब वो कटार से चंद्रगुप्त का वध करना चाहते हैं तो सामंत कुमार आकर के रामगुप्त का वध कर देते हैं और ध्रुव स्वामिनी। अब प्रश्न आता है कि जब विवाह होता है तो विवाह में क्या उसको पशु की तरह जहाँ चाहो वहाँ दे दो? ध्रुव स्वामिनी इस नाटक के द्वारा जयशंकर प्रसाद के शब्दों में यह चित्रित करती है कि क्या जब विवाह हो तो विवाह जैसे पवित्र गठबंधन और धार्मिक कार्यक्रम के अवसर पर नारी को उसके विचार, सम्मति, सहमति और समझौते के बिना क्या उसका विवाह किया जाना चाहिए? जब वो रामगुप्त को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर रही है तो क्यों जबरन उसके साथ उसको थोपा जा रहा है? वो चंद्रगुप्त के प्रति सम्मोहित है। चंद्रगुप्त की योग्यता, वीरता, विद्वता, निपुणता, गूढ़ गंभीरता और उदात्तता से वह आकर्षित है। तो नाटककार ने यह प्रश्न उठाया है कि यदि पति अयोग्य है तो क्या उसके बाद भी ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त को अपना पति मानना चाहिए? क्या रामगुप्त की अयोग्यता को ध्रुव स्वामिनी ताउम्र जिंदगी भर झेलती रहे? आज के महिला सशक्तिकरण के दौर में जो प्रश्न हम नारी अधिकारों की बात करते हैं, उसके व्यक्तित्व और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, प्रसाद इसको अब से लगभग 150 वर्ष पहले कह करके चले गए। लगभग क्यों? प्रसाद ने उस समय के समाज को देखा और नारियों की स्थिति को समझा और परखा। नाटक के पात्रों के द्वारा यह कहने का प्रयास किया कि यदि उसका पति अयोग्य हो तो ये जरूरी नहीं है। भले ही समाज सुधार के कार्यक्रम 1875 के आसपास आर्य समाज है, राजा राम मोहन राय द्वारा, अशोकचंद विद्यासागर जी के द्वारा सती प्रथा का अंत है, कितने पुनर्जागरण के कार्यक्रम चले समानांतर रूप से। और सच्चे मायने में आप देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की परंपरा जो गद्य की चली थी उसको आगे पल्लवित, पुष्पित और पोषित करने, समृद्ध करने का काम जयशंकर प्रसाद ने किया। तो क्या अगर वह अयोग्य है पति तो क्या उसको अपना वह सब कुछ मान करके पूरा जीवन उसके पीछे अर्पण कर दे? क्यों उसकी ऐसी असहाय और दोयम स्थिति समाज में बनी रहे? नाटककार अपने छोटे से नाटक के द्वारा नारी अधिकारों की इस बात को चिन्हित करता है, केंद्रित करता है कि नहीं, वो इसकी व्यवस्था देता है। ऐसा आवश्यक नहीं है। राज्य में, परिवार में और धर्मशास्त्र में नारी का क्या स्थान है? परिवार सबसे छोटी इकाई है जिससे समाज बनता है और उसी से आगे बन के राज्य चलता है। वहाँ पर मिहिर देव जब सकराज का वध हो जाता है, मंदाकिनी और कोमा जब उसका मिहिर देव और कोमा जब उसका शव मांगने के लिए आते हैं तो छलपूर्वक रामगुप्त उन दोनों का वध करा देता है, कोमा और मिहिर देव का। और इधर जो धर्मगुरु हैं वह इस बात का उल्लेख करते हैं कि जो नाटक में शब्द आता है मोक्ष, वो मोक्ष शब्द का तात्पर्य है तलाक यानी कि डाइवोर्स। धर्म में व्यवस्था की गई है, राज्य के नियम अधिनियमों में व्यवस्था की गई है, कानून में, परिवार में व्यवस्था है कि नारी न केवल एक कुल की वरन 2 कुल की उद्धारक होती है। वह चाहे माँ के रूप में हो या पुत्री के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो या बहन के रूप में हो या समाज के किसी अन्य सम्मानित पद पर हो, किसी भी रिश्ते के रूप में हो, वह अत्यंत सम्माननीय है। भविष्य उनसे है और राज्य और परिवार और धर्मशास्त्र में नारी की इस गरिमा को प्रसाद केंद्रित करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है कि इस नाटक के द्वारा जो मुख्य समस्या है वह नारी के स्वाभिमान को बनाए और बचाए रखने की है और प्रसाद इसमें सफल हुए हैं।
उनने ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना करके 3 अंकों में विभिन्न पात्रों को रख करके चंद्रगुप्त को महिमा मंडित करते हुए, रामगुप्त को नकारते हुए, शकराज को उपस्थित करके मंदाकिनी, कोमा आदि के द्वारा चित्रित करने का प्रयास किया है कि नारी के सम्मान के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता है। और सारांश रूप में हम देखें कि जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है उसमें प्रसाद इस बात पर एक सीमा से बहुत अधिक तक सफल सिद्ध हुए हैं। अब इसके उपरांत जो ध्रुव स्वामिनी है उसके चरित्र की भी कुछ विशेषताएं हैं। आगामी व्याख्यान में जब अगली बार आपसे इस प्लेटफॉर्म पर मिलना होगा तो हम जो इसकी नायिका ध्रुव स्वामिनी है उसके चरित्र पर प्रकाश डालेंगे। आज इतना ही।